स्वागत है आपका ईटरी क्लासेस में। इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक संक्षेपण। जिन भी विद्यार्थियों के स्नातक के पेपर में संक्षेपण अगर टॉपिक है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है। तो बिना समय गंवाए हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे कि संक्षेपण की परिभाषा क्या होती है, किसे कहते हैं और यह क्यों आपके सिलेबस में रखा गया है और आज इसकी प्रासंगिकता क्या है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं संक्षेपण। संक्षेपण देखिए, इस वीडियो में आपको यह जानकारी मिलेगी कि संक्षेपण की परिभाषा क्या है, संक्षेपण के गुण क्या हैं और संक्षेपण के नियम क्या हैं। यह 3 पॉइंट में ही संक्षेपण जो आपके टॉपिक है वो पूरा हो जाता है। तो संक्षेपण को पढ़ने के लिए या आप यूजी के स्टूडेंट हैं और आपके सिलेबस में संक्षेपण एक टॉपिक है तो बहुत अधिक आपको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मात्र इन 3 पॉइंट के अध्ययन से ही आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में संक्षेपण की परिभाषा और गुण पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं परिभाषा से। संक्षेपण की परिभाषा। अब इस परिभाषा को आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि परिभाषा काफ़ी ही टेक्निकल होती है, वह वैज्ञानिक परख होती है और उसमें एक एक शब्द उसकी पूरी विशेषता को उजागर करते हैं। तो किसी विस्तृत विवरण, सविस्तार व्याख्या, वक्तव्य, पत्र व्यवहार या लेख के तथ्यों और निर्देशों के ऐसे संयोजन को संक्षेपण कहते हैं जिसमें अप्रासंगिक, असंबद्ध, पुनरावृत्त, अनावश्यक बातों का त्याग और सभी अनिवार्य, उपयोगी तथा मूल तथ्यों का प्रवाहपूर्ण संक्षिप्त संकलन हो। संक्षेपण को यदि आप आज की प्रचलित भाषा में समझना चाहें तो समरी करते हैं, जैसे आप छोटा करते हैं। बहुत अधिक विस्तृत जानकारी दी गई है और उस विस्तृत जानकारी को बिना अधिक छेड़छाड़ किए, उसकी महत्वपूर्ण बातों को हटाए बगैर जब आप उसको संक्षिप्त रूप देते हैं वो संक्षेपण हुआ। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए जरा शब्दों पर कि किसी विस्तृत विवरण, यानी जब कोई बहुत बड़ा विवरण मिला है, उसका सविस्तार व्याख्या, वक्तव्य, पत्र व्यवहार, लेख के तथ्यों और निर्देशों को, यानी ये जितने शब्द अभी आए हैं, निर्देशों का भी संक्षेपण किया जाता है, समराइजेशन किया जाता है। तो इनके ऐसे संयोजन को, मतलब संक्षेपण किसे कहेंगे, ऐसे संयोजन को जिसमें अप्रासंगिक, जब एक बड़ा पैराग्राफ आपके सामने उपस्थित होता है तो उसमें 1-2 शब्द, 1-2 पंक्तियां ऐसी होंगी जो अप्रासंगिक होंगी। अप्रासंगिक का तात्पर्य है जिसका आज हमें ज़रूरत नहीं है, जिस बात की, जिस पंक्ति की, क्योंकि जब आप एक व्याख्या 1, 2, 3, 4 पेज का लिख रहे हैं तो उसमें कुछ अनावश्यक बातें आ ही जाती हैं। तो वैसे से अप्रासंगिक, असंबद्ध, जिसका संबंध आज इस टॉपिक से सीधे सीधे नहीं है, उसे निकालेंगे छाट कर। पुनरावृत्त का मतलब होता है रिपीटेशन, कोई शब्द अलग अलग प्रकार से रिपीट हो रहा होता है तो उसे अलग करेंगे। और अनावश्यक बातों का त्याग, यानी कि जो जरूरी नहीं है उन सारी बातों को मुख्य पैराग्राफ से छाट के निकाला जाएगा और उसमें सभी अनिवार्य, उपयोगी तथा मूल तथ्यों का प्रवाहपूर्ण, यानी उसकी धारा खंडित नहीं होना चाहिए, उसका रिदम, उसकी निरंतरता बरकरार होनी चाहिए। इन सारे गुणों के साथ जो संक्षिप्त संकलन होगा वो कहलाएगा संक्षेपण। तो परिभाषा काफ़ी आसान है, सरल है। अभी मुझे उम्मीद है कि आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा है। अब बात करते हैं इस परिभाषा को यदि बहुत गहराई से समझना चाहें कि इस 3 पंक्तियों की परिभाषा से मूल कौन कौन सी बात निकल के आ रही है, तो संक्षेपण एक स्वतः पूर्ण रचना है। यह पहला बिंदु निकलकर सामने आएगा। संक्षेपण एक स्वतः पूर्ण रचना है। स्वतः का मतलब होता है जो खुद ब खुद हो, यानी कि संक्षेपण मनुष्य का स्वभाव है कि वह अगर बहुत अधिक लंबी जानकारी है तो उसको कहता है शॉर्ट में सुनाओ,
थोड़ा छोटा करके सुनाओ। बहुत अधिक गहराई में उतरने की बजाय जल्दबाजी में कम से कम समय में अधिक से अधिक जानकारी लेने की जो प्रवृत्ति मनुष्य की होती है वह उसकी स्वतः प्रवृत्ति होती है, यानी खुद ब खुद उपजता है, ये सीखता नहीं है मनुष्य। तो संक्षेपण भी स्वतः पूर्ण रचना है कि आप एक 3-4 पेज का यदि कुछ देखते हैं व्याख्या तो उसे निश्चित रूप से और छोटा करने की चाहत जगती है। तो संक्षेपण क्या है? एक स्वतः पूर्ण रचना है। अब देखिए दूसरा बिंदु, उसे पढ़ लेने के बाद, यानी जब मान लीजिए आप एक पैराग्राफ रीड कर रहे हैं, ये 1 पेज का है, ठीक है, इसमें कुछ कुछ लिखा हुआ है, इस 1 पेज को आपको संक्षिप्त रूप रेखा देनी है। संक्षिप्त रूप रेखा निश्चित रूप से इतनी होगी, आपको इतने 1 पेज की जानकारी इतने पेज में आपको अटानी है, ठीक है। तो एक तो ध्यान देंगे कि जब आप इस 1 पेज को पढ़ रहे हैं तो पढ़ लेने के बाद मूल संदर्भ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। यानी जब आप संक्षेपण कर रहे हैं और आप संक्षिप्त वर्णन लेकर आए हैं तो जब मैं इसे पढ़ लूँगी ना तो ये मूल संदर्भ हुआ हमारा, इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, यानी एक इस बड़े पेज की ओर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद तीसरे बिंदु की ध्यान दें तो सामान्यतः संक्षेपण में लंबे चौड़े विवरण, पत्राचार आदि की सारी बातों को अत्यंत संक्षिप्त क्रमबद्ध रूप में रखा जाता है। यानी मान लीजिए कोई पत्र व्यवहार है या कोई लेख है या कोई निर्देश इस पेज में लिखा हुआ है, सविस्तार वर्णन है, कुछ भी है, तो जब हम संक्षेपण कर रहे होते हैं तो उसके लंबे चौड़े विवरण और पत्राचार यानी जो कुछ भी यहाँ है उसकी सारी बातों का अत्यंत संक्षिप्त और क्रमबद्ध रूप रखा जाता है। यानी कि जब आप संक्षेपण कर रहे हैं तो 1 2 3 4 इसे क्रमबद्धता कहते हैं, निरंतरता जिसे कही जाती है। तो इस क्रम को खंडित नहीं करेंगे, इसी क्रम में संक्षेपण किया जाता है और एकदम जरूरी बातों को रखा जाता है। ये इस परिभाषा से निकलकर आई हुई बात है, यानी आप इन बिंदुओं के माध्यम से परिभाषा को और अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। आगे बात करें तो चौथा पॉइंट ध्यान दीजिए, इसमें कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचारों, भावों और तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है। कम से कम शब्द में अधिक से अधिक भाव, मैंने अभी ही कहा आपको। जैसे आप व्याकरण जब पढ़ रहे होंगे बचपन में, आपको पता होगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये अभ्यास कराया जाता है बच्चों को। क्यों? क्योंकि जब आप समराइजेशन करें तो आपको ये पता रहे कि आप जैसे बहुत सारे अभी मैं उदाहरण के साथ आपको बताऊंगी कि कैसे जहाँ पर 6-7 शब्द हैं उन एक वाक्य के बजाय आप एक शब्द से काम चला सकते हैं। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की जानकारी संक्षेपण करते समय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो यहाँ पर इस परिभाषा के अनुसार यह मांग होती है संक्षेपण की, अधिक से अधिक विचारों, भावों और तथ्यों को कम से कम शब्दों में प्रस्तुत करें। 5वां बिंदु की बात करें तो वस्तुतः संक्षेपण किसी बड़े ग्रंथ का संक्षिप्त संस्करण, बड़ी मूर्ति का लघु अंकन और बड़े चित्र का छोटा चित्र है। अब संक्षेपण की परिभाषा को समझने का इससे अधिक और आसान पंक्ति नहीं मिल सकती है। आप ये देखते होंगे कि श्रीमद् भागवत गीता, महाभारत जो ग्रंथ है वो काफ़ी मोटी सी है, ठीक है, लेकिन आज उसके अनेक संस्करण निकल चुके हैं संक्षिप्त रूप में। इस तरह से आप ये भी जानते होंगे कि रामचरितमानस का एक भाग है जिसे हम लोग संक्षिप्त रूप में पढ़ते हैं, सुंदरकांड का भी एक छोटा और संक्षिप्त रूप हो जाता है। तो भक्ति करने के लिए या बहुत कम से कम समय में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए पॉकेट साइज भी हनुमान चालीसा आने लगी है। तो ये क्या है, वहाँ पर तो शब्द को कम कर दिया जाता है। मैं ये उदाहरण केवल आकार को बतलाने के लिए दे रही हूँ क्योंकि वहाँ शब्द और पेज छोटे कर दिए जाते हैं। लेकिन जब आप संक्षिप्त रूप कर रहे हो तो आप ये देख सकते हैं कि जो श्रीमद् भागवत गीता है उसमें संक्षिप्तकरण किया जाता है, समराइजेशन किया जाता है अलग अलग माध्यमों से। तो यहाँ पर किसी संक्षेपण का मतलब क्या हुआ, किसी बड़े ग्रंथ का संक्षिप्त संस्करण या कोई बड़ी सी मूर्ति है उसका छोटा लघु रूप आप दिखा दें या बड़ा चित्र का छोटा चित्र ले आए, यही है संक्षेपण।
छठा बिंदु की बात करें तो संक्षेपण में मूल की कोई भी आवश्यक बात छूटने नहीं पानी चाहिए। यानी कि अगर इस पेज में आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो मूल बात यानी मुख्य जानकारी, वो जब आप संक्षिप्तीकरण कर रहे हैं तो यहाँ छूटनी नहीं चाहिए। यहाँ मूल की बात यानी जड़ यानी आवश्यक जो बात है उसे मूल कहा जाता है, तो इसके साथ समझौता नहीं होना चाहिए। सातवां बिंदु की बात करें तो अनावश्यक बातें छांट कर, अनावश्यक बातें ध्यान दीजिएगा, छांट कर निकाल दी जाती हैं और मूल बातें रख ली जाती हैं। ठीक है। आठवां बिंदु की बात करें तो यह काम सरल नहीं है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी जानकारियों को ध्यान में रखना होगा, उनका प्रयोग करना होगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची शब्द, कहीं कहीं जिसे कहा गया पुनरुक्ति यानी रिपीटेशन, तो पर्यायवाची शब्द के माध्यम से वाक्य बनाने के क्रम में कभी कभी प्रभाव डालने के लिए एक ही शब्द के दो रूप प्रयोग कर लिए जाते हैं, तो इन सारी चीज़ों से बच के रहना है। उसके बाद नवा बिंदु की बात करें तो इसके लिए निरंतर अभ्यास आवश्यक है। आप समराइजेशन तभी कर सकते हैं जब आप लगातार प्रैक्टिस करें, निरंतर अभ्यास करें, तभी जाकर आप बहुत बेहतर ढंग से संक्षेपण की कला को सीख पाएंगे और संक्षेपण में किसी भी चीज़ को लिख पाएंगे। तो यह 9 बिंदु रहा जिसके माध्यम से हम लोग परिभाषा को समझ चुके हैं। एक बार फिर से मैं आपको परिभाषा पढ़ के बताती हूँ। किसी विस्तृत विवरण, सविस्तार व्याख्या, वक्तव्य, पत्र व्यवहार या लेख के तथ्यों और निर्देशों के ऐसे संयोजन को संक्षेपण कहते हैं जिसमें अप्रासंगिक, असंबद्ध, पुनरावृत्त, अनावश्यक बातों का त्याग कर दिया जाए और सभी अनिवार्य, उपयोगी तथा मूल तथ्यों का प्रवाह पूर्ण संक्षिप्त संकलन कर लिया जाए, यही संक्षेपण है। और इस इतनी पूरी परिभाषा को 9 बिंदुओं के माध्यम से मैंने आपको समझाया। यह 9 बिंदु भी यदि आपको एक दीर्घ प्रश्न पूछा जा रहा है कि संक्षेपण से आप क्या समझते हैं, संक्षेपण की परिभाषा देते हुए उसकी विशेषता को बतलाएं, तो यहाँ पर आप इस आंसर को बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, बहुत अच्छा नंबर आएगा आप लोगों का। अब बात करते हैं संक्षेपण के गुण की, यानी गुण क्या क्या होता है। तो एक बात यह ध्यान रखिए कि संक्षेपण एक प्रकार का मानसिक प्रशिक्षण है और मानसिक व्यायाम भी है। ठीक है, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्रशिक्षण है, बार बार सीख रहे हैं। और एक अच्छे संक्षेपण के निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं, जिसमें पहला गुण है पूर्णता। पूर्णता होना जरूरी है। संक्षेपण स्वतः पूर्ण रचना होना चाहिए, अपने आप में वह पूर्ण हो, वह उसमें कहीं भी अधूरापन महसूस ना हो। और संक्षेपण करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें कोई महत्वपूर्ण बात छूट तो नहीं गई है। आवश्यक और अनावश्यक अंशों का चुनाव खूब सोच समझ कर करना चाहिए। आप मान लीजिए 2 पेज की लघु कहानी पढ़ रहे हैं और इसको कहा जाए कि इसका संक्षेपण करो, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप किस पंक्ति का, किस भाव का चयन कर रहे हैं, वो आवश्यक है या नहीं है। तो ये सब एक तीखी नज़र बहुत ज़रूरी होती है और यह अभ्यास से ही संभव है। और ध्यान रखिए, संक्षेपण में उतनी ही बातें लिखी जाए जो मूल अवतरण या संदर्भ में हो। यानी आप जो मुख्य पृष्ठ पढ़ रहे हैं, मुख्य टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, उसी का संक्षिप्तकरण करना है। आपको अपनी ओर से कोई बात ना तो उसमें जोड़नी है और न ही घटानी है और ना ही मुख्य बात को कम करना है। यानी आपका मूल अवतरण मूल संदर्भ से वो एकदम समान रूप से मिलना चाहिए। मूल में यानी मुख्य जो विषय है, मूल में जिस विषय या विचार पर जितना जोर दिया गया है उसे उसी अनुपात में संक्षिप्त रूप में लिखा जाना चाहिए। यानी जिस भाव पर, जिस विचार पर जितना जोर दिया गया है, जितना बल प्रदान किया गया है, जब आप संक्षेपण कर रहे हैं तो वह बल, वह भाव उसी जगह पर, उसी तरह, उसी मात्रा में होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ विस्तार से लिख दिया जाए और कुछ कम। यानी आप अपनी तरफ से कुछ भी घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, कुछ भी जोड़ना नहीं है आपको। संक्षेपण व्याख्या, आशय, भावार्थ, सारांश इत्यादि से बिल्कुल भिन्न है। अब इतनी जानकारी प्राप्त करने के बाद आपके मन में यह बात उठेगी कि यह तो आशय प्रकट करे
जैसे आता था 4 पंक्ति कविता की है, इसका आशय प्रकट करें या भावार्थ लिखे या सारांश लिखे, निष्कर्ष, तो ये इन सारी चीज़ों से थोड़ा अलग है। लगता है कि ये समान है लेकिन है नहीं, तो ये इन सारी चीज़ों से अलग है। यानी संक्षेपण के आसपास इतनी सारी कला विद्यमान है लेकिन ये हूबहू नहीं है, इनसे अलग है। तो एक ये बारीक अंतर तो आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा बिंदु है संक्षिप्तता, यानी कितना आप उसको शॉर्ट कर पा रहे हैं। तो संक्षिप्तता संक्षेपण का एक प्रधान गुण है, काफ़ी जरूरी है उसमें कितना आप शॉर्ट टर्म यूज कर पा रहे हैं। यद्यपि इसके आकार का निर्धारण और नियमन संभव नहीं, यानी कितना संक्षिप्त हो कितना नहीं, ये मेजरमेंट फिक्स नहीं किया गया है कि यदि 2 पेज है तो संक्षिप्त करके 1 पेज किया जाए या आधा पेज किया जाए, ये नहीं बारीक बताया जा सकता है। लेकिन फिर भी संक्षेपण को सामान्यतः मूल का तृतीयांश होना चाहिए। मूल का अर्थात तृतीयांश का मतलब कि वो 3 भाग का होना चाहिए। इसमें व्यर्थ, अब ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें व्यर्थ यानी बेकार के जो विशेषण होते हैं, दृष्टांत, उद्धरण यानी उदाहरण, व्याख्या और वर्णन, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लंबे लंबे शब्दों और वाक्यों के स्थान पर समासिक चिन्ह लगाकर उन्हें छोटा बनाना चाहिए। यानी संक्षेपण करने के लिए आपको अनेक शब्दों के एक शब्द, पर्यायवाची, समास की जानकारी होनी चाहिए। जैसे समासिक चिन्ह का मतलब ये हुआ, जब आप लिखते होंगे अवयवी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तो यहाँ माता और पिता, तो माता और पिता जब आप लिखते हैं ना, तो जब आपको और नहीं लिखना होता है तो ये चिन्ह लग जाता है, ठीक है। तो ये हुआ समासिक चिन्ह, यानी कि वाक्य को छोटा करने के लिए समासिक चिन्ह, इसे ही कहते हैं समासिक चिन्ह। तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं क्योंकि ये समास का चिन्ह है। अब जब मैं समास का वीडियो बनाऊंगी तब आपको इस पर गहन चर्चा करके बताऊंगी कि कैसे समास का निर्धारण, उसके चिन्हों का निर्धारण होता है। तो समासिक चिन्ह, मुझे उम्मीद है कि इस संक्षिप्त बात से आप पहचान गए होंगे। तो वाक्यों के स्थान पर समासिक चिन्ह लगाकर उसे छोटा कर दें। यदि शब्द संख्या, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी जब आप किसी कंपटीशन में भी संक्षेपण कर रहे होते हैं तो वहाँ पर शब्द की संख्या बता दी जाती है कि आप इस मूल पैराग्राफ को या मूल उदाहरण को इतने शब्दों में संक्षेपण कीजिए। अगर निर्धारित हो शब्द की संख्या तो संक्षेपण उसी सीमा में होना चाहिए, किंतु इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि मूल की कोई भी आवश्यक बात उसमें छूटने न पाए, यानी ये नहीं छूटनी चाहिए, ठीक है। तो मूल हमारी चर्चा सेकेंड बिंदु पर होती है संक्षिप्तता पर। अब आगे चर्चा करते हैं। तीसरा जो गुण है वह है स्पष्टता, स्पष्ट होना चाहिए। संक्षेपण की अर्थ व्यंजना स्पष्ट होनी चाहिए। अर्थ व्यंजना मतलब जो भी अर्थ प्रकट हो रहा है, अर्थ प्रकट करने की कला को अर्थ व्यंजना कहते हैं। तो मूल अवतरण का संक्षेपण ऐसा लिखा जाए जिसके पढ़ने से मूल संदर्भ का अर्थ पूर्णतः और सरलता से स्पष्ट हो जाए। ऐसा न हो कि संक्षेपण का अर्थ स्पष्ट करने के लिए मूल संदर्भ को ही पढ़ना पड़े। यानी जब आप संक्षेपण कर रहे हैं तो स्पष्टता का ध्यान रखिए कि आपका संक्षेपण इतना स्पष्ट हो कि हमें मूल संदर्भ नहीं पढ़ना पड़े, ये ध्यान रखना है। इसलिए स्पष्टता के लिए पूरी सावधानी रखने की जरूरत होगी। संक्षेपक को, यानी जो संक्षेपण कर रहा है उसे संक्षेपक कहते हैं, उसे यह बात याद रखनी चाहिए कि संक्षेपण के पाठक के सामने मूल संदर्भ नहीं रहता है। यानी मैं यदि आपको कुछ दे रही हूँ संक्षिप्त करके, संक्षेपण करके, तो आपके सामने वो मूल 2 पेज का है कि 3 पेज का है वो आपके साथ नहीं है। जो मैं संक्षिप्त करके दूंगी वही आप पढ़ेंगे। तो संक्षेपण में कम से कम स्पष्टता होनी चाहिए कि पढ़ने वाले का ध्यान मूल संदर्भ की ओर ना जाए, उससे यह अनुभूति ना हो कि कहीं कुछ छूट गया है। इस बात का ध्यान रखना है। इसीलिए उसमें यानी संक्षेपण में जो कुछ लिखा जाए वह बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। अगले बिंदु की बात करें तो इसका गुण है भाषा की सरलता। आपकी भाषा काफ़ी सरल होनी चाहिए, क्योंकि जब तक भाषा क्लिष्ट होगी, काफ़ी कठिन होगी, तो
अर्थ समझने के क्रम में दिक्कत होगी, भाव क्रम पूरा टूट जाएगा। तो संक्षेपण के लिए बहुत जरूरी है कि भाषा सरल और परिष्कृत हो, यानी सजी हुई हो। क्लिष्ट यानी कठिन, क्लिष्ट कहने का मतलब होता है काफ़ी कठिन शब्द का प्रयोग। जैसे तत्सम शब्द, संस्कृत के वैसे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयुक्त होते हैं वैसे क्लिष्ट कहलाते हैं। हिंदी में तद्भव में भी क्लिष्ट शब्द हैं, लेकिन क्लिष्ट और समास बहुल भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यानी आप समासिक चिन्ह का तो प्रयोग करेंगे छोटा करने के लिए, लेकिन समास के शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, समास वहाँ पर वर्जित है। समास बहुल भाषा नहीं होनी चाहिए। भाषा को किसी भी हाल में अलंकृत नहीं होना चाहिए, यानी भाषा को एकदम बढ़ा चढ़ा के सजाना नहीं है, जैसे रीतिकालीन कवि किया करते हैं काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर। तो लोक व्यवहार की जो भाषा है उसमें ज्ञान अर्जन जितने जल्दी और शीघ्रता से होता है उतना अलंकृत भाषा में नहीं हो पाती है ज्ञान अर्जन की क्रिया। तो इस वजह से भाषा को अलंकृत नहीं होना चाहिए, और जो कुछ लिखा जाए वह साफ साफ हो, उसमें किसी भी तरह का चमत्कार या घुमाव फिराव लाने की कोशिश ना की जाए। यानी यहाँ पर मुहावरेदार भाषा का भी प्रयोग नहीं करना है, यहाँ पर व्यंग्य के तरीके का उपयोग नहीं करना है। इस प्रकार संक्षेपण की भाषा काफ़ी सुस्पष्ट, आडंबरहीन हो, उसमें सरलता तभी आ सकेगी। काफ़ी महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी भरा काम है संक्षेपण, तो इसके लिए स्पष्टता के साथ साथ भाषा की सरलता भी अनिवार्य है। अगले बिंदु की बात करें तो शुद्धता। शुद्ध भाषा जो है और भाव, ये दोनों शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, संक्षेपण में भाव यानी जो भी अर्थ प्रकट हो रहा है और भाषा दोनों शुद्ध होनी चाहिए। अब शुद्धता से मतलब क्या है कि संक्षेपण में वे ही तथ्य तथा विषय लिखे जाएं जो मूल संदर्भ में हो। देखिए, बार बार इसी बात को दोहराया जा रहा है कि मूल संदर्भ में जो बातें हैं, जो भाव है, उसी मात्रा में उस भाव को प्रकट करना है। कोई भी बात अशुद्ध, अस्पष्ट या ऐसी ना हो जिसके अलग अलग अर्थ निकाले जाएं। यानी कि मुहावरेदार भाषा या फिर अनेकार्थी शब्द, ऐसे वाक्य का प्रयोग नहीं करता जिसके अलग अलग अर्थ भी निकल जाए। इसमें मूल के आशय को विकृत या परिवर्तित करने का अधिकार नहीं होता है। विकृत मतलब उसको तरोड़ मरोड़ के पेश करना, बना बना के पेश करना, वो नहीं होता है, वो अधिकार नहीं है। और न ही अपनी ओर से कोई टीका टिप्पणी करनी है, यानी कि अपनी ओर से आप अपना मत प्रकट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप समीक्षा नहीं कर रहे हैं, आप आलोचना नहीं कर रहे हैं, आप संक्षेपण कर रहे हैं। इसलिए टीका टिप्पणी की आवश्यकता यह नहीं है। भाषा व्याकरणोचित होनी चाहिए, टेलीग्राफिक नहीं। व्याकरण के मूल आधारभूत जानकारी तो होनी चाहिए, क्योंकि आप परिभाषा को जब आप पढ़ें तभी यह जानकारी स्पष्ट हो गई कि आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि संक्षेपण के लिए हम कैसे संक्षिप्त कर सकते हैं। समास की जानकारी, अनेक शब्दों के एक शब्द, पर्यायवाची और अनेकार्थी शब्द, इन सारे तत्वों की जानकारी होना आवश्यक है, ताकि आपको यह पता चले कि क्या चीज़ आपको हटानी है और क्या चीज़ नहीं हटानी है, और किसे कितनी मात्रा में उसको मिनिमाइज करना है। तो ये सारी चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। छठे बिंदु की बात करें तो ये गुण है संक्षेपण का कि प्रवाह और क्रमबद्धता होनी चाहिए। अब देखिए, संक्षेपण में भाव और भाषा का प्रवाह एक आवश्यक गुण है। प्रवाह एक आवश्यक गुण है। कैसे? भाव क्रमबद्ध हो और भाषा प्रवाहपूर्ण। भाव 1 2 3 4 एक क्रमबद्धता में होनी चाहिए, और भाषा प्रवाहपूर्ण। जैसे नदियां एक धारा में बहती है, उसकी अपनी प्रवाह होती है, तो भाषा प्रवाहपूर्ण होती है, उसका भाषा का यह अपना महत्व है। और क्रम प्रवाह का संतुलन ही संक्षेपण के स्वरूप को निखारता है। यानी भाषा जितनी प्रभावशाली होगी वह बह रही होगी, कहीं रुक न जाए। अब भाषा का प्रवाह कब टूटता है? जब अर्थ काफ़ी कठिन लगने लगे शब्दों के माध्यम से कि इसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर प्रवाह टूटता है, भाव रुक जाते हैं, या
अगर दो अर्थ है एक शब्द के तो वहां पर भाव बदलने लगते हैं, लगता है ये अर्थ भी होगा वो अर्थ भी होगा, तो भाव तुरंत बदल जाता है। तो यहाँ पर संक्षेपण का स्वरूप निखारने के लिए भाव का क्रमबद्ध होना और भाषा का प्रवाहपूर्ण होना अत्यंत आवश्यक है। वाक्य की भी आप बात करें तो वह सुसंबद्ध हो और गठित हो। प्रवाह बनाए रखने के लिए वाक्य रचना में जहाँ तहाँ अतः, अतएव, तथापि जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। एक भाव दूसरे भाव से संबद्ध हो, यानी जब आप एक भाव प्रकट कर रहे हैं तो संबद्धता, वो निरंतरता होनी चाहिए दूसरे भाव से। उनमें तार्किक क्रमबद्धता, तार्किक यानी तर्क के माध्यम से क्रमबद्धता भी होनी चाहिए। सारांश यह है कि संक्षेपण में 3 गुणों का होना बहुत जरूरी है। वो क्या? संक्षिप्तता, स्पष्टता और क्रमबद्धता। ये तीनों काफी जरूरी है मुख्य रूप से। तो प्रवाह और क्रमबद्धता तो रहा ही, लेकिन संक्षिप्त हो, स्पष्ट हो, भाषा की शुद्धता हो, ये सारे गुण संक्षेपण में होने चाहिए। तो कुल मिला के अब हम लोग बात पूरी कर चुके हैं संक्षेपण की परिभाषा और उसके गुण पर। मैं एक बार आप लोगों को याद दिला दूं कि आपने जो तीसरा बिंदु देखा है संक्षेपण के नियम, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दे रही हूँ कि हमने किन किन बिंदुओं पे चर्चा की। ये संक्षेपण के 6 गुण उपस्थित हुए थे। तो संक्षेपण के गुण से पहले 9 बिंदुओं के माध्यम से हमने एक परिभाषा को पढ़ा था। यहाँ पर यह संक्षेपण का जो नियम है ना, ये आपको वीडियो के अगले भाग में मिलेगा। आज हमने चर्चा की संक्षेपण की परिभाषा और संक्षेपण के गुण को। परिभाषा स्पष्ट है और इसी तरह आप अपने दीर्घ प्रश्न के उत्तर में इतने गुणों को लिखते हुए एक अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो भाग 1 में यह जानकारी पूरी हुई। मिलते हैं दूसरे वीडियो में भाग 2, जहां हम संक्षेपण के नियम पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।